हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 करेंगे, जो है जलवायु, क्लाइमेट। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी को इस तरह से कवर कर रहा हूँ कि हमें कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, जलवायु को नियंत्रित करने के लिए जो कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं, और भारतीय जलवायु कैसी है, और भारत में जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो कैसा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जलवायु। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी एक क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण के लिए कौन कौन से मूल तत्व होते हैं, बेसिक। तो 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्यावरण में हमारे स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है और वायुमंडल होता है। ठीक, ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर हमारा जैविक मंडल या जीव की उत्पत्ति होती है, या जीव को रहने योग्य अवस्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसी से हमारा पर्यावरण बनता है। तो स्थल मंडल में हमारा स्थलाकृतियाँ आती हैं, जल मंडल में अपवाद तंत्र वगैरह आते हैं। तो तीसरा उसका अंश है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको वायुमंडल कहते हैं, जो कि जलवायु वायुमंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो अब वायुमंडल की स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो अपने देश में जैसे हम लोग देखते हैं कि सर्दी और गर्मी होती है, और उसके अनुसार हम लोगों का खान पान और पहनने के वस्त्र वगैरह बदलते हैं। ठीक, तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो एक किसी विशाल क्षेत्र जो है, कोई जैसा बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें एक लंबी अवधि मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में 30 ईयर का जो एवरेज होता है, ठीक है, वो होती है जलवायु। 30 सालों में, 30 वर्षों में जो वहाँ पर मौसम होगा, जिस तरह से वो मौसम होगा और जिस तरह से वहाँ पर विभिन्नताएं होंगी, उनका एग्रीगेट जो होता है, उनका जो कुल योग होता है, वही होती है जलवायु। ठीक है, यहाँ पर मौसम जो है वो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। मौसम एक दिन में 2 बार बदल सकता है। ठीक है, जैसे सुबह आपका पूरा सूर्य निकला हुआ है, सन खिला हुआ है, ठीक है, धूप निकली हुई है, और दोपहर में बादल आ गए और शाम को बारिश भी हो गई, तो ये दिन में 3 बार उसमें मौसम चेंज हुआ है। ठीक है, और यही अगर लॉन्ग टर्म तक रहता है तो वहाँ पर फिर मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं, और 30 सालों बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया जो है शीत एरिया है, यहाँ पे ठंडी होती है, ठंडा मौसम होता है, ठंडी जलवायु होती है। ठीक है, मौसम तो शॉर्ट टर्म का फिनोमिना है। ठीक है, जो एक दिन का, एक समय का होता है। सुबह और शाम में भी अंतर होते हैं, एक दिन में भी कई बार बदलता है, लेकिन जब कुछ फिर भी जो कुछ सप्ताह और कुछ महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग समान सी बनी रहती है। ठीक है, तो ये दिन में जो बदलने वाला चीज है वो है हमारा मौसम, और जो लॉन्ग टर्म में लगभग 30 वर्ष की अवधि या उससे अधिक का समय के मौसम की अवस्थाएं होती हैं, उनका योग कहलाता है जलवायु। ठीक है, तो महीनों की जो औसत वायुमंडलीय अवस्था है, इसके आधार पर हम लोग ऋतुओं का नाम देते हैं। जैसे मान लो कि ठंडी में हमारा नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो मौसम होता है उत्तर भारत में, उसको हम शीत ऋतु कह देते हैं। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु उसके बाद स्टार्ट होती है, मतलब उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो वो भी 3-4 महीने रहती है। तो इस तरह से हम ऋतुओं का जो नाम देते हैं वो उस महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर होता है। ठीक है, जो उस महीनों में जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं उसके आधार पर हम लोग ऋतुओं का नाम देते हैं। तो ऐसे जो है विश्व को बहुत सारे जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत की जलवायु कैसी है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मानसून क्या होता है। तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब है मौसम। अरबी भाषा शब्द मौसम से निकला है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। ठीक, तो मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। ठीक है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना मतलब जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में जब निम्न दाब का होता है, तो वहां पर क्या होता है कि साउथ से जो इक्वेटर के दक्षिण से जो हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो व्यापारिक जो पवनें हैं, वो विषुवत को क्रॉस करके दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह ऊपर आती है। ठीक, और सेम ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है जब मानसून का रिवर्सल होता है। ठीक, तो इस तरह से वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना है, यही मानसून कहलाता है। ठीक, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि वहां पर वर्ष के दौरान वायु में परिवर्तन होता है। और इस तरह की जो जलवायु है मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मतलब अगर देखें तो चाइना का जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, और जो इधर ईस्ट साउथ ईस्ट में और जो कंट्रीज पड़ती हैं थाईलैंड में हमारे, उन सब में भी इस तरह की मानसूनी जलवायु देखी जाती है। ठीक, तो अब देखो भारत में क्या होता है कि सामान्य प्रारूप होने के बाद भी जलवायु की जो अवस्थाएं हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, अब हम उनको कैसे देखेंगे, तो एक तापमान और वर्षा, इन दोनों को हम ले लेते हैं। इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक, तो अगर गर्मियों में देखेंगे तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है, वहां पर क्या होता है कि उस क्षेत्र में तापमान 50 तक पहुंच जाता है, और सेम गर्मी के सीजन में जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री तक का तापमान रहता है। ठीक, और सर्दी में देखें, शीत ऋतु में अगर देखेंगे तो क्या होगा, जम्मू कश्मीर में एक एग्जाम्पल है द्रास, ठीक है, वहां पर -45 तक जाता है, और तिरुवनंतपुरम केरल में
22 डिग्री तक जाता है। तो गर्मी और सर्दी में भी सेम स्थानों पर, मतलब इन अलग अलग स्थानों पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 20 डिग्री, और यहाँ पर -45 और ये 22 डिग्री, इतना अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर किन कारणों से पाया जाता है उसको हम लोग आगे समझेंगे, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये अंतर पाया जाता है। ठीक, अब इसमें एक ये दिया हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में रात और दिन में तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, जैसे राजस्थान में होता है, थार के मरुस्थल में 50 डिग्री तक जाएगा, और उसी रात ये तापमान जो गिर के है वो 15 डिग्री तक भी गिर जाता है। और केरल में या अंडमान निकोबार में, उसमें दिन और रात में जो तापमान होता है लगभग एक समान रहता है। तो अब देखो, हम लोगों ने तापमान को देख लिया, अब यहाँ वर्षण को देखते हैं। वर्षण क्या है? वर्षण के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि बर्फबारी जो होती है, ठीक है, वो भी हिम वर्षा जो होती है, वो वर्षा जो बारिश, जो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में नीचे गिरती है उसको वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इनकी मात्रा और ऋतु के अनुसार इसमें वितरण होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी नॉर्थ इंडिया में सर्दी के समय भी बारिश होती है, ठीक है, गर्मियों में भी थोड़ी बारिश हो जाती है, और वर्षा में तो होती ही होती है, तो उनकी मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक, और जो उसका वर्षण का रूप है उसमें भी अंतर होता है। ठीक है, तो कहीं पर क्या होता है, बर्फबारी हो गई, और कहीं पर क्या होता है, पानी की बूंदें गिरती हैं वर्षा के रूप में। ठीक, तो वार्षिक वर्षण जो मतलब पूरे साल वर्षा जो वार्षिक वर्षण होता है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे मेघालय में आप देखोगे कि 400 सेंटीमीटर से लेके, ठीक, मेघालय में इंडिया का जैसे मैप अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर मेघालय है तो लद्दाख यहाँ कहीं ऊपर आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर से भी नीचे, ये सेंटीमीटर जो है मापन है, ठीक, सेंटीमीटर मापन है, इसको mm में भी दिया जाता है, सेंटीमीटर में भी लिया जाता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा अगर हो रही है हमारे लद्दाख में और पश्चिमी राजस्थान में, इस एरिया में, तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, देश के अधिकतर भागों में, जो अभी ये पूरा जो देश है हमारा, जो इंडिया है, उसमें अधिकांश भागों में जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर की जो वर्षा ऋतु होती है वहाँ होती है, उसी दौरान होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में होती है, तो ये तो मानसून के दौरान होती है। ठीक, और ये लौटते हुए मानसून के दौरान होती है। ठीक है, क्योंकि लौटते हुए मानसून में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से वापस जब आ रही होती हैं तो बंगाल की खाड़ी से वो नमी लेती हैं और तमिलनाडु के तट पर, जो कोरोमंडल तट है, वहां पर वर्षा करती हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक, तो समान रूप से क्या होता है तटीय क्षेत्र में, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तटीय क्षेत्र जो होता है हमारा, वहां पर तापमान में अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि समुद्र से तट की ओर और तट से समुद्र की ओर जो समीर चलती हैं वो वहां पर एक संतुलन लेके आ जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि तापमान में संतुलन बना रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। ठीक, तो देश के जो आंतरिक भाग है, मतलब समुद्र तट से जिनकी अधिक दूरी है, वहां पर मौसमें मतलब बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है ठंडी और गर्मी में। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टिनेंटलिटी का। ठीक है, इसको महाद्वीपीयता भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर महाद्वीपीय अवस्था कहा गया है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, कॉन्टिनेंट से आया कॉन्टिनेंटलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो बहुत अधिक गर्मी होती है और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है। तो ये स्पेशली वही एरिया होता है जो तटों से बहुत दूर, बीच में, लैंड के बीच में होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये सारा तट है, तो बीच में यहाँ पर जो एरिया होगा, जितनी दूरी समुद्र से ज्यादा होगी उतना इसका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान में वर्षा की जो मात्रा होती है, अब देखो ये फैक्ट है, और इस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी में भी आ सकते हैं और उसमें भी आपके पीसीएस में भी आ सकते हैं कि उत्तरी मैदान में वर्षा की जो मात्रा है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब मैप को देखेंगे तो हम इसके बारे में समझेंगे कि कैसे वो चीज चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से जब मानसून ऐसे जाता है तो यहाँ से रिवर्ट होकर इस तरफ आता है। ठीक है, तो ये है पूर्व एरिया, यहाँ से फिर पश्चिम की ओर, तो जैसे यहाँ से इधर तक जाएगा तो क्या होगा, बारिश यहाँ पर होते होते यहाँ पर लास्ट में मात्रा जो है वर्षा की कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इसको अवरोध मिलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर बारिश होती जाएगी और यहाँ पर नमी की मात्रा बहुत कम बचती है। इस वजह से ऐसा होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश जो है, वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ठीक ठीक, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, अभी हमने समझा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि भोजन और वस्त्र और घरों के जो प्रकार हैं वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो आप राजस्थान में देखोगे, एक फैक्ट्स हैं कि राजस्थान में घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और छत जो है चपटी क्यों होती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि राजस्थान में क्या होता है कि डिफरेंस क्या है टेम्परेचर का, दिन में 50 डिग्री है तो रात को 15 डिग्री। ठीक है, तो दिन में इतनी गर्मी और रात को इतनी ठंडी, तो इसकी वजह से दीवारों का जब मोटाई बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा कि जो उष्मा का आवागमन है, ठीक है, अंदर से, घर के अंदर और बाहर, वो कम हो जाता है, इसलिए अंदर घर के तापमान बना रहता है ठीक से। और चपटी अगर छत रहेगी तो जो भी यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण क्या होगा कि तुरंत जो ढलान से पानी आएगा, पानी जो है वर्षा का वो हमको रिटेन कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं बाकी बाद में पीने के लिए या फिर और बाकी यूज के लिए, तो उसलिए छत उनकी चौड़ा चपटी और ढलाव रखी जाती है। ठीक है, अब तराई के जो मैदान है,
तराई के मैदान है, गोवा है, मैंगलोर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक, क्योंकि एक डायरेक्टली मानसून के उसमें आते हैं गोवा और मैंगलोर, और तराई क्षेत्र तो पर्वतीय क्षेत्र के सटा हुआ भाग है, तो जो भी यहाँ पर विंड पहुंचेगी उसमें टकराकर वो वर्षा कर देगी। तो तराई क्षेत्र में गोवा और मैंगलोर में बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, यहाँ ढाल वाली छतें रहती हैं। तो ढाल वाली छतों का मुख्य कारण ये है कि पानी को छत पे रोका ना जाए और वो सीधे बह जाए वहाँ से, ठीक है। असम में क्या होता है कि कुछ बांस के खंभों में मतलब घर बनाए जाते हैं, तो इसका मेन रीजन ये है कि वहाँ पर जो नदियाँ हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो जिसकी जो प्रवाह है ना, अपवाह है, उसमें थोड़ा रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, कई बार वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। तो बाढ़ आने के कारण क्या है कि घर जो है डैमेज ना हो, इसलिए वहाँ पर बांस लगाकर बांसों के ऊपर जो है घर बनाए जाते हैं, ताकि बाढ़ का जो पानी है वो घरों में प्रवेश ना करे, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब देखो जलवायु नियंत्रण, जलवायु जो है कैसे कंट्रोल होती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उसको 6 फैक्टर जो है मुख्यतः कंट्रोल करते हैं। तो एक हमारा हो गया अक्षांश, लैटिट्यूड, दूसरा हाइट, तुंगता, वायुदाब, ठीक है, जो उसका एयर प्रेशर होता है वो, और जो विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन, और जो ओशन करंट्स होती हैं, और वहाँ का जो रिलीफ है, उच्चावच है, ऊंचाई और निचाई जो है वहाँ की, पर्वत है, ढाल है, मैदान है, वो भी जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले कि सूर्य की जो किरणें हैं वो विस्पत पे ज़्यादा पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, और बाकी ऊपर जैसे हम आते हैं तो वैसे तिरछी होती जाती हैं। तो जब तिरछी होती जाएगी तो क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा हमें सूर्य तप प्राप्त होता है, उसके ऊपर फिर टेम्परेट में प्राप्त होता है, फिर कोल्ड रीजन में प्राप्त होता है सबसे कम, ठीक है। तो इसके अनुसार ही ये कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट है कि विस्पत वृत्त से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होगा, तापमान घटता जाता है। तापमान घटने का कारण यह है कि सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है, ठीक। और जब कोई व्यक्ति जो है नॉर्मल ऊंचाई की ओर जाता है तो क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण मात्रा कम होती जाएगी, ऊपर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वायुमंडल में जो हमारा अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या करता है कि वायुमंडल को बांधे रखता है। तो जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि वहां पर गैस वायुमंडल सघनता वहां कम होती जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तापमान कम हो जाता है, ठीक। इसी वजह से क्या होता है कि गर्मी के मौसम में भी पहाड़ियां जो होती हैं वहां पर ठंडा मौसम होता है, ठीक। अब देखो वायु जो एयर प्रेशर है और वहाँ का जो विंड सिस्टम है वो लैटिट्यूड और सूर्य ऊंचाई पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मान लो कि अक्षांश वो ट्रॉपिकल में है, ठीक है, तो सूर्य तप उसको ज़्यादा मिलेगा, और सूर्य तप अगर उसको ज़्यादा मिला तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नीचे की हवा जो है वो गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी, और यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर जोन बनेगा, और फिर हाई प्रेशर से एयर यहाँ पर एंटर करेगी। तो इस तरह से वायुदाब, एयर प्रेशर और जो विंड सिस्टम है वो अक्षांश और वहाँ की जो हाइट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उसमें वेरी करता है। जैसे जैसे अक्षांश वेरी होगा या हाइट वेरी होगी उसके हिसाब से एयर प्रेशर या विंड सिस्टम में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो तापमान और वितरण को भी यही प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि विंड फ्लो होगी तो विंड के साथ नमी भी फ्लो होती है और वहीं पे बारिश होती है, ठीक। अब समुद्र क्या करता है कि वो जलवायु पे समकारी प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे अपने ऊपर भी डिस्कस किया कि समुद्र से क्या कहते हैं लैंड की ओर, और लैंड से समुद्र की ओर जो वर्षा वो विंड का प्रवाह होता है ना, पवन का जो प्रवाह होता है, उसकी वजह से क्या होता है वो इक्वलाइजेशन हो जाता है वहाँ पर टेम्परेचर का, तो वहाँ पर समकारी प्रभाव हो जाता है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे लैंड से दूरी बढ़ती है समुद्र की, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है, और उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता, ठीक। और महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, महासागरीय जो धाराएं हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं, तो जैसे ही जैसे मान लो ये तट है तो इसमें किनारे से अगर ये कोल्ड करंट बह रही है तो कोल्ड करंट का प्रभाव इस क्षेत्र में रहेगा। यहाँ मान लो कि ये तट है और यहाँ से महासागरीय धारा बह रही है, तो ये क्या करेगी, अपने आसपास जो तट उसमें छूता है, टच होता है, तो उसमें कंडक्शन के थ्रू यहाँ का टेम्परेचर को कम कर देती है। तो जब टेम्परेचर कम करेगी, लैंड वहाँ की ठंडी होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और उस एरिया में हाई प्रेशर जोन होंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर जोन होगा तो यहाँ की जलवायु को इस तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर में चेंज करते हैं। तो ठंडी होगी तो यहाँ हाई प्रेशर जोन हो जाएगा, और अगर गर्म होगी तो यहाँ लो प्रेशर जोन हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ का विंड सिस्टम चेंज हो जाएगा, और इस तरह से वहाँ की जलवायु भी चेंज होगी, ठीक। अब एक यहाँ पर फैक्ट दिया है कि विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल हैं, ठीक है, जो डेजर्ट है वो टेम्परेट जोन में आते हैं, और पोस्ट कटिबंध जो क्षेत्र है आपका जो आता है करीब 30 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो पोस्ट कटिबंध भागों में स्थित है। और इसके पश्चिमी किनारे पर, ठीक, जो महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक लैंड है तो ये इसका पूर्वी किनारा हो गया, ये पश्चिमी किनारा हो गया, तो पश्चिमी किनारे पे होगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ट्रेड विंड, ठीक। तो जैसे मान लो यहाँ से ये इक्वेटर है, ठीक है, ट्रेड विंड यहाँ से 30 के आसपास इधर से निकलती है, यहाँ से इधर निकलेगी, तो क्या होगा कि यहाँ से जब इसको विंड क्रॉस करेगी तो ओशन से यहाँ ह्यूमिडिटी लेने के बाद जब वो यहाँ से क्रॉस कर रही होती है तो इस महाद्वीप के यहाँ सिरे से लेके यहाँ तक की वो सारी उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो सब यहाँ पर वर्षा कर देती है। तो इस एंड तक पहुँचते पहुँचते उसमें नमी रह नहीं जाती, तो जब नमी नहीं रह जाती तो क्या होगा कि यहाँ पर डेजर्ट फॉर्मेशन होगा। दूसरा,
जब हम लोग कोल्ड करंट्स का जो पैटर्न देखते हैं तो हम देखते हैं कि महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे होते हैं वहाँ पर करंट घूमकर वापस आ रही होती है इक्वेटर की तरफ। तो जब वापस आ रही होती है तो यहाँ पर कोल्ड करंट का जोन होता है। तो कोल्ड करंट क्या होगा कि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बना देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एंटी साइक्लोन एक्टिविटीज वहाँ पर होने लगेंगी। तो एंटी साइक्लोन एक्टिविटीज मतलब हाई प्रेशर जोन हो जाएंगे और वहाँ पर बारिश नहीं होगी, ठीक। और दूसरा कहीं कहीं पर क्या होता है कि रेन शैडो एरिया बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एंडीज है, ठीक है, ये जो माउंटेन्स है इसमें क्या होता है कि जो भी बारिश यहाँ से आई हवा, जो भी कुछ बचा कुचा ट्रेड विंड आ गया तो क्या होता है कि वो इसी एरिया में वर्षा कर देता है और उसका जो पश्चिमी कोस्ट हो जाता है वहाँ पर बस वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया बन जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर भी बारिश नहीं होती, ठीक। तो इस तरह से ये हम लोगों ने समझा कि मोलस्क कैसे पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब रिलीफ उच्चावच का क्या रोल होता है, रिलीफ का क्या रोल होता है। तो रिलीफ क्या करता है कि जो पवनें होती हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करने का वो करता है। जैसे मान लो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वर्षा के प्रकार में, तो एक संवाहिनी वर्षा का है। तो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ से कोई हवा आई जिसमें नमी है, तो क्या होगा इसमें जैसे जैसे चढ़ेगी तो चढ़ते चढ़ते क्या होगा उसमें कंडेंसेशन होगा। तो एक कंडेंसेशन लाइन से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लगती है। तो कन्वर्ट होते ही ऊपर जैसे बादल फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ये बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये इधर जाने से पहले ही इसमें सारी जो नमी है वो निकल जाती है और जब इस तरफ जाती है तो वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है। यहाँ पर कोई भी बारिश कोई भी वर्षा नहीं होती और ये फिर से नीचे आके थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाती है, ठीक है। तो बची कुची जो समुद्र की वो अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की वर्षा को बोलते हैं संवाहिनी वर्षा, ठीक है। तो जब अवरोध होगा तो हवा उसमें ऊपर चढ़ेगी या हवा उसको रोकेगी, तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। तो अगर ये प्लेन मैदान होंगे तो क्या होगा, ये हवा रुकेगी नहीं और ये आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और बीच में अगर अवरोध हो गया, पहाड़ी है, पठार है, कुछ है, तो इन हवाओं को रोक कर वहाँ पर बारिश करवा देते हैं। तो इसकी वजह से एक रिलीफ स्ट्रक्चर जो होता है वो भी वहाँ पर वर्षा करने के लिए सहयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पवन मतलब जहाँ पर रोक अवरोध नहीं होते हैं वहाँ पर फिर बारिश नहीं करती और वो क्षेत्र सूखे रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं, ठीक है। अब भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने के कारक हैं उनको देख लेते हैं। अब इंडिया अक्षांश को देखते हैं। सबसे पहले ये सेम कारक है लैटिट्यूड। तो इंडिया जो हमारा है, सपोज हमारा इंडिया है, तो उसमें एक कर्क रेखा जो हमारे बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करती है, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारी वैसे भी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो जब 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है तो क्या होगा कि ये जो एरिया है ये पड़ता है ट्रॉपिकल में और ये ऊपर वाला जो एरिया पड़ता है वो टेम्परेट में। तो इंडिया अपने आप में ही दो विशेषताएं, दो कटिबंध की विशेषताएं रखता है, ठीक है। एक तो ये यहाँ का जलवायु का एक कारक है, दूसरा यहाँ की हाइट। हिमालय की हाइट जो है उसकी जो औसत ऊंचाई अगर देखेंगे तो 6000 मीटर है, ठीक। तो तटीय क्षेत्र जो है वो भी बहुत विशाल है, ठीक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 30 है। तो अब देखो 6000 मीटर हमारा हिमालय है और तटीय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। तो ये भी सी लेवल से है और ये भी सी लेवल से, तो कितना उसमें अंतर है, ठीक है। और ये अंतर क्या करता है कि मध्य एशिया जो हिमालय के जो पीछे वाले मध्य एशिया और जो क्षेत्र है एशिया जो कंटिनेंट है, वहां से क्या होता है कि जो साइबेरियन हवाएं, ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक देता है। तो उनको रोकने के लिए अवरोध को पैदा करता है हिमालय। तो अवरोध जब पैदा करता है तो क्या होता है कि वहाँ का जो ठंडा जो हवाएं हैं वो प्रभाव भारत की जलवायु में नहीं आ पाता। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ठंड नहीं पड़ पाती है, ठीक है, जबकि मध्य एशिया में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक। तीसरा कारण है वायुदाब और पवन, ठीक है, एयर प्रेशर और पवन। अब भारत जो है बहुत ही विशेष है। यहाँ पर क्या है कि 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। एक तो वायु प्रेशर होते हैं, चेंजेस होते हैं। दूसरा यहाँ पर लैंड की धरातली पवनें चलती हैं, जैसे लू वगैरह चलती है या समुद्री तरंग या स्थली समीर ऐसे करके चलती हैं, ठीक है। ऊपरी वायु संचरण होता है, जैसे तिब्बत के क्षेत्र से हमारा जो अफ्रीका में एरिया पड़ता है वहाँ से ऊपरी जट तरंगे भी पड़ती हैं। तो इतना इसमें डिटेल नहीं है, ये एक मतलब 9th क्लास के हिसाब से बताया गया है। जो ज़्यादा डिटेल है वो 11th की क्लासेस में है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा ये पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ है जिसकी वजह से हमारे शीतकाल में वर्षा होती है, उस कटिबंधी चक्रवात है, ठीक है। तो भारत जो है, भारत का जैसे हम लोग एक मैप बना लेते हैं, जैसे ऐसे करके हमारा भारत है, ठीक है। ये कर्क रेखा क्रॉस करती है 23.5 से, इक्वेटर यहाँ पर है। तो ये ट्रेड विंड, ठीक है, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है। तो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आने का मतलब ये है कि यहाँ पर, और वो ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं, ये यहाँ पर जो उपोष्ण कटिबंध से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां से उत्पन्न हो रही है। यहाँ लैंड से उत्पन्न होकर लैंड की तरफ जा रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन बारिश यहाँ पर होती है। तो उसका रीजन क्या है, तो ये जो इसके ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत क्या होता है कि ठंडियों में बहुत ठंडा हो जाता है और गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र है। तो उसका भारत में बहुत ज़्यादा उसको लाभ मिल जाता है। तो जो उपोष्ण कटिबंध से जो हमारी उच्च दाब पेटी आती है ना ऊपर, उस पेटी से क्या होता है कि हवाएं यहाँ साउथ की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पर से जब साउथ की तरफ हवाएं बहने लगी तो क्या होता है कि एक कोरियालिस करके फोर्स होता है, ठीक। कोरियालिस वो बेसिक और आभासी फोर्स है। आभासी फोर्स का मतलब वो एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। तो यहाँ पर एक कोरियालिस फोर्स हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे
ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो अगर नॉर्थ पोल से कोई बॉल यहाँ तक फेंकी जाती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से कोई बॉल हमारी इक्वेटर की तरफ फेंकी, तो जब तक ये बॉल यहाँ तक पहुंचेगी, ये वाला जो प्लेस है वो यहाँ आ गया होगा, क्योंकि पृथ्वी तो घूर्णन कर रही है। जब तक कोई बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो ये प्लेस यहाँ से इधर आ जाएगा। तो हमको ये आभास होता है कि ये यहाँ पर ना पहुंच के ये इस तरफ आ गई सेम टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पौने यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या होगा, इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक जैसे फेंक रहे हैं तो यहाँ पर इधर पहुंच जाएगा, तो ये किस तरफ पहुंचेगी, इस तरफ, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज पवनें घूमती हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जो हमें आभासी बल दिखता है जिसकी वजह से पवनें घूमती हैं। दूसरा, इसी को हम बोलते हैं फेरेल का लॉ, फेरेल लॉ यही होता है, ठीक है। अब भारत में जो पवन तंत्र है वो अद्वितीय है, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि हिमालय का जो उत्तर में है वो उच्च दाब हो जाता है, तो उच्च दाब क्यों होगा कि पठारी क्षेत्र है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो गया तो क्या होगा कि ठंडी जो वहाँ की शुष्क हवाएं हैं वो निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया, ठीक है, यहाँ पर तिब्बत में ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ओशन है, ठीक है, 0 डिग्री, तो ये क्या होगा, पानी है ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा ठंडा होने में और ज़्यादा समय लगेगा गर्म होने में। तो ये हमारा जल्दी ठंडा हो जाता है और ये गर्म बना रहेगा। तो ये जब गर्म बना रहेगा तो यहाँ पर निम्न दाब आएगा, यहाँ पर उच्च दाब हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो गया, तो इससे हवा इधर की तरफ बहने लगती है, ठीक है। तो ठंडी में क्या होता है, इससे हवा इधर बहने लगती है, तो यहाँ पर जो और हवाएं जब इधर आएगी तो ये टर्न करके आती है ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से करके हवाएं बहती हैं। तो जब इस तरह से हवाएं बहती हैं तो कुछ हवाएं जो है ऐसे टर्न करके बंगाल की खाड़ी से होकर तमिलनाडु के तट पे पहुंचती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेंगी और तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है, ठीक है, जिससे कि शीतकाल में वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ठीक है। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में यही जो चीज़ है ये चेंज हो जाती है। गर्मी में परिवर्तन ऐसे आता है कि ये जो एक क्षेत्र है ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा और ये उतना गर्म नहीं होता, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, तो यहाँ से हवाएं इस तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इक्वेटर जैसे इक्वेटर है और यहाँ से ट्रेड विंड जा ही रही है इस तरह से, ऊपर वाली जो ट्रेड विंड है वो तो खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाता है, तो ये हवा यहाँ से जाकर इक्वेटर को क्रॉस करके मुड़ जाती है। तो जब ये मुड़ेगी तो ये डायरेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से जब पवनें जाती हैं और समुद्र से नमी लेकर, तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो यही है साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। अब ऋतु में देखते हैं क्या होती है। भारत जो मानसूनी जलवायु की एक विशेषता है कि यहाँ पर ऋतुएं होती हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी मानसूनी जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर ऋतुओं का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जैसे हम लोग ठंडी और गर्मी में देखते हैं अपने उत्तर भारत में, ठीक है। तो और आंतरिक भागों में जहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि तटीय क्षेत्र में क्या है, समकालीन प्रभाव है, तो वहाँ पर भिन्नता कम आएगी, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी। और वर्षा में भी भिन्नता होती है, तो वर्षा में जो भिन्नता है जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में जो आंधी वगैरह आती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है, क्षणिक मात्रा, मतलब 1 घंटा 2 घंटे की। और जो हमारा शीत ऋतु में है वहाँ पर क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा हो जाती है, ठीक है, लेकिन दोनों की मात्रा में और समय में अंतर होता है, ठीक है। तो भारत में मुख्यतः जो है 4 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक शीत ऋतु, ठीक है, जिसको ठंडी, और ग्रीष्म ऋतु, और क्षेत्रीय विविधता के अनुसार मानसून, ठीक है। क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार ये विविधताएं कौन सी है, ये है हमारा हाइट और वहाँ का जो उच्चावच है, ठीक, वो क्षेत्रीय विविधता है, और तट से कितना करीब है दूर है वो सब, ठीक है। और मानसून के आगमन और वापसी का काल, तो जो आगमन वाला काल है, ठीक है, वर्षा ऋतु, और जो वापसी वाला काल है, ठीक, वो वाला, ठीक है, जिसमें अक्टूबर हीट वगैरह होती है, ठीक, वापसी का काल जो होता है, ठीक। तो एक ऋतु, ये 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। अब थोड़ा हम शीत ऋतु के बारे में समझते हैं कि शीत ऋतु में क्या होता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि उत्तरी भारत में ये शीत ऋतु जो है मध्य नवंबर से फरवरी तक होकर जाती है, ठीक है, मध्य नवंबर से फरवरी तक। तो भारत के जो उत्तरी भाग में क्या होता है, दिसंबर और जनवरी ये सबसे ठंडे महीने होते हैं। और ये अगर हम तापमान देखेंगे तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इंडिया के साउथ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साउथ में हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है, तो क्या होगा कि तटीय क्षेत्र जो हमारा साउथ में ज़्यादा है, तो यहाँ पर महाद्वीपीयता का जो प्रभाव है, कॉन्टिनेंटलिटी का जो प्रभाव है यहाँ पर कम होता है और यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो तापमान जो है हमारा घटता जाता है, ठीक, जबकि यहाँ पर तटों में तापमान कम ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो पूर्वी तट में अगर देखेंगे तो चेन्नई में औसत तापमान जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री, और उत्तरी मैदान में सेम समय में उसी समय में क्या होता है 10 से 15 डिग्री तक होता है। ठीक। और शीत ऋतु में एक जो खास चीज़ है कि वहाँ पर दिन जो है गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। ठीक है। और उत्तर भारत में क्या होता है, तुषार पड़ती है, ओस पड़ती है। ठीक है। और उसी समय के दौरान ये ओस जब हिमालय के ऊपरी ढाल पे आती है तो वहाँ पर वो बर्फ का रूप ले लेती है, तो उसमें हिमपात होता है। ठीक है। यहाँ पर ओस पड़ती है मैदानी इलाकों में, और हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर और ठंड होती है वहाँ पर यही ओस जो है बर्फ बन जाती है। ठीक। तो इस ऋतु में क्या होता है कि देश के जो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट की जो पवने हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वो बहती हैं। ठीक है। तो कहाँ बहती हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तिब्बत से लेके हमारे समुद्री क्षेत्र की तरफ बहती हैं। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो व्यापारिक पवने हैं वो बहती हैं। इससे क्या होता है कि वो अधिकतर भागों में जो है देश के शुष्क मौसम होता है, लेकिन जहाँ वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहती हैं वहाँ से नमी लेकर तमिलनाडु के तट पर वो वर्षा करती है। ठीक। अब क्या होता है कि इसमें देश का जो उत्तरी भाग होता है वहाँ पर कमजोर हाई प्रेशर जोन बनता है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है। तो ठंडा क्षेत्र में क्या होगा कि हाई प्रेशर जोन होगा। हाई प्रेशर जोन कैसे बनेगा, तो ठंडा जब जमीन ठंडी हो जाएगी तो उसकी ऊपर वाली जो परत है वो उसको ऊष्मा और ठंडा करेगी, ट्रांसफर होता है वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पर एयर ठंडी हुई, तो एयर ठंडी हुई तो उसकी सघनता बढ़ती है, तो सघनता बढ़ती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है। ठीक। इसमें हल्की पवनें क्या होती है इस क्षेत्र से बाहर की तरफ बहने लगती हैं। ठीक। तो उच्चावच से भी प्रभावित होता है कि अगर ये पवनें जो है पश्चिम में या उत्तर पश्चिम से गंगा की तरफ बहती है तो उत्तर पश्चिम में हमारा और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से फिर जो वहाँ पर थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है कि हिमालय उधर टच पे आ जाता है। ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय है, यहाँ पर फिर ये सुलेमान के की पहाड़ियाँ हैं, तो उधर से फिर वो नीचे हवा की तरफ बहती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि गंगा की घाटी की तरफ बहती है। ठीक। तो इस मौसम में क्या होता है, जो मौसम के जो लक्षण है वो क्या है कि आसमान हमारे साफ रहता है, तापमान कम होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, क्योंकि ठंडा है तो वो अपना आर्द्रता छोड़ देता है। जैसे कि एक प्रिंसिपल है कि हर 15 डिग्री के अंतर में जो ह्यूमिडिटी जो ग्रहण करने की क्षमता होती है एयर की वो आधी हो जाती है। जैसे मान लो 15 डिग्री बढ़ता है तो उसकी मान लो एक्स क्षमता है, अभी 15 डिग्री बढ़ने पे वो 2x हो जाएगी, और अगर 15 डिग्री कम हो गया तो एक्स की जगह ये x/2 हो जाएगी। ठीक है। ह्यूमिडिटी होल्ड करने की क्षमता, तो एक प्रिंसिपल है। ठीक। तो ऐसा होता है, तो पवनें वहाँ पे शिथिल हो जाती हैं और परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक। और शीत ऋतु में क्या होता है कि उत्तरी मैदान में जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिम जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है वहाँ से क्या होता है कि चक्रवाती जो विक्षोभ है उसका प्रवेश होता है। ठीक है। एक विशेष लक्षण है ये उस वो, और ये जो प्रवेश होता है ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये आता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। जो भूमध्य सागर क्षेत्र है और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र है वहाँ से ऊपर उठकर इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि शीतकाल में मैदानी भागों में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है। ठीक है। इस वर्षा से ही हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे हिमपात होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत अधिक होता है और इसकी आवश्यकता भी होती है, क्योंकि यही जो है गर्मियों में पिघल कर नदियों का पानी बनता है। ठीक। तो जब शीतकाल में वर्षा होती है तो इसको स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। ठीक है। और ये जो महावट है और ये जो वर्षा है इसकी मात्रा कुछ कम होती है, लेकिन ये जो रबी जो फसल है जो ठंडी में बोई जाती है फसलें उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, लाभदायक होता है। अब प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि समुद्री का तो समकारी प्रभाव होता है। ठीक। अब थोड़ा ग्रीष्म ऋतु को देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में ये सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि ताप पट्टी होती है, जैसे कि एक विषुवतीय ताप पट्टी होती है। ठीक। एक यहाँ पर उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के बीच में ताप पट्टी होती है, और एक इसके ऊपर ताप पट्टी होती है। तो ये ताप पट्टी में मूवमेंट होता है। ठीक है। 5 to 10 डिग्री का मूवमेंट ऊपर और नीचे होता है। ठीक है। 5 to 10 डिग्री अक्षांश ऊपर नीचे होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है। और इसी एंगल को बनाए रखते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है। जब सूर्य के चारों ये सर्कुलर नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है, चक्कर काटती है। तो जब ये चक्कर कंटिन्यूसली काटती है तो क्या होता है कि एक तरफ एक समय में उत्तरी ध्रुव सूर्य के निकट होता है तो दूसरे समय में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के निकट होता है। तो जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के निकट होता है तो कर्क रेखा सूर्य पे लंबवत, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और जब दक्षिणी ध्रुव होता है सूर्य के निकट तो उसमें सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव मतलब मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। ठीक। तो इस तरह से पट्टियां ऊपर नीचे खिसकती हैं। तो जब कर्क रेखा की तरफ सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो ताप पट्टी है, भूमंडलीय जो ताप पट्टी है, ये 5 से 10 डिग्री ऊपर मूव करती है। ठीक है। तो ये मूव करती है तभी उसी समय भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। तो ताप पट्टी के स्थानांतरण के कारण क्या होता है कि विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान, ठीक है, तापमान में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है। और यही मार्च के दौरान क्या होता है कि दक्कन का जो पठार है, ठीक है, इंडिया में जो महाराष्ट्र का एरिया है, गुजरात का थोड़ा सा एरिया है, ठीक है, और कर्नाटक का जो थोड़ा सा क्षेत्र है, वो दक्कन का पठार पे लगभग 38 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 38 डिग्री का टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक। तो अप्रैल के मध्य में गुजरात में तापमान कितना पहुंच रहा है, 42 सेल्सियस। ठीक है। और मई में देश का उत्तर पश्चिम जो इलाका है, जो
राजस्थान और पंजाब का और हरियाणा का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुँच जाता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे समकालीन प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। ठीक, तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान में वृद्धि होती है। अब वृद्धि हो गई तापमान में तो क्या होगा, वहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हवा गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठ जाएगी तो नीचे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो अब मई के अंत तक क्या होता है वहाँ पे कि जैसे ये थार का राजस्थान है, थार का रेगिस्तान है, उत्तर पश्चिम थार का रेगिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में इंडिया के थार का रेगिस्तान है। ठीक, तो यहाँ से लेके पूर्व में पटना एवं छोटा नागपुर तक, पटना और छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ तक क्या होता है कि ये एरिया जो है गर्म हो जाता है। तो जब ये गर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब की एक पेटी का निर्माण होता है। ठीक, वो एक गर्त की भांति उसका निर्माण होता है। तो गर्त की भांति मतलब लंबवत निर्माण होता है, इस तरह का एक गर्त बनता है और इस गर्त का निम्न दाब यहाँ पर बनता है। इसमें क्या होता है कि पवन का संचरण इसी गर्त के चारों ओर ऐसे प्रारंभ होता है। ठीक, लू जो है, जो ग्रीष्मकाल में प्रभावी लक्षण है, गर्मी के दिनों में लू चलती है, तो लू और ये धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जो ड्राई शुष्क आंधी होती है, ये जो है ग्रीष्मकाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ठीक है, जो उत्तर भारत में देखा जाता है। तो उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम में ये चलती रहती है, कहीं तो देर शाम तक भी चलती हैं और कई बार इनमें क्या होता है, इन लू की वजह से लोगों की जान को भी नुकसान होता है। ठीक, और कई बार क्या होता है, यहाँ धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं। ठीक, जिसकी वजह से कभी कभी मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है और कहीं कहीं पे ओले भी गिरते हैं। ठीक है, हिमवृष्टि भी होती है। तो पश्चिम बंगाल में इस मौसम में जब वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं काल वैसाखी। ठीक है, वैसाख के महीने में होती है तो उसको बोलते हैं काल वैसाखी। और सेम ग्रीष्म ऋतु का जो अंत होता है, ठीक है, मतलब मई का जो इलाका है, मई का जो समय है, मई के अंत वाला जो टाइम है, उसमें क्या होता है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी मतलब मानसून आने से पहले एक वर्षा होती है जिससे आम पकने में उसको मदद मिलती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा कहाँ हो रही है, कर्नाटक और केरल में। काल वैसाखी हो रही है पश्चिम बंगाल में। और महावट होती है, जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको महावट कहा जाता है। ठीक, तो मानसून ऋतु या वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है, अब इसको देखते हैं। तो ये जून के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाता है। तो जून के प्रारंभ में क्या होता है कि उत्तरी मैदान जो है उसमें निम्न दाब की व्यवस्था जो है, निम्न दाब की जो अवस्था है वो तीव्र हो जाती है। तो मई के अंत में स्टार्ट होता है और जून तक लेके ये जो निम्न दाब है वो बहुत तीव्र हो जाता है। जब ये तीव्र हो जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध की, जैसे मैंने बताया कि व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारी पवनें हैं उनको ये निम्न दाब जो है आकर्षित करता है। तो जैसे मान लो कि इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर पे 0 है, यहाँ से ट्रेड विंड ऐसे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लैंड तो होती नहीं, तो उसकी वजह से क्या ये जब उधर आकर्षित होता है और इधर से जो ट्रेड विंड है वो आ नहीं रही होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है तो ये तो आएगी नहीं। तो ये आगे चलकर इक्वेटर को क्रॉस करके इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरफ मुड़ जाती है, तो इधर से अगर ऐसा देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कि दक्षिण और पश्चिम की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून पवन। तो ये आगे जाकर इंडिया का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट का, तो यहाँ पर टकराती है और कुछ क्षेत्र हमारा इधर से यहाँ से पैरेलल चली जाती है। अभी आगे मैप में देखेंगे कैसे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें जो है दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधों में उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, जो ये जो व्यापारिक पवनें यहाँ पर चल रही हैं तो ये यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये 30 से 40 डिग्री साउथ पे ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी है, नॉर्थ में उत्पन्न होती हैं और इस तरफ चलती हैं। ठीक है, और साउथ में इधर इस तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर साउथ से आती हैं, इतने डिग्री पर उपोष्ण कटिबंध होता है, टेम्परेट जोन होता है, वहाँ से उत्पन्न होती हैं और इक्वेटर को क्रॉस करके जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके तटों की तरफ आती हैं। ठीक, क्योंकि वो निम्न दाब की तरफ आकर्षित होती हैं। तो ये पवनें क्या करती हैं, गर्म महासागरों के ऊपर से आती हैं, तो ऊपर से आएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे नमी ये अवशोषित कर लेती हैं और इन पवनों की जो गति होती है लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक, और सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये पवनें पूरे देश में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। ठीक है, पूरे देश को कवर करने में इनको लगभग 1 महीना लग जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व जो मानसून होता है भारत में अंतराल में ये पूरी तरह से मौसम को परिवर्तित कर देता है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो तटीय क्षेत्र है, ठीक, अब देखो जैसे कैसे मानसून का आगमन होता है। तो सबसे पहले मानसून यहाँ केरल के तट पर टकराता है। ठीक है, यहाँ पर टकराया, उसके बाद कुछ पवनें ऐसे चली गई, कुछ यहाँ से ऐसे आई, कुछ और आगे तक बढ़ी और इधर से ऐसे करके 10 जून तक, फिर ये 15 जून तक यहाँ तक एरिया कवर किया, फिर 1 जुलाई तक यहाँ तक और 15 जुलाई तक यहाँ तक। तो 15 जुलाई तक लगभग पूरा का पूरा इंडिया मानसून की पवनों से कवर्ड हो जाता है। ठीक, और सेम वे में इधर से फिर सेम मानसून वापस आना भी धीरे धीरे स्टार्ट होता है।
जब वापस जो रिट्रीट होता है मानसून का, वापस जाना जो है वो भी ऐसे ही इसी क्रम में होता है। ठीक, तो लगभग 1 महीना 1 जून से लेके 15 जुलाई और इससे थोड़ा सा और टाइम लगकर 15 से 20 जुलाई तक ये पूरा कवर कर लेता है पूरी इंडिया को। ठीक है, अब कैसे और कितनी वर्षा होती है इसको आगे देखेंगे मैप में। तो अधिकतर जो वर्षा होती है वो क्या होता है, इन पवनों से जो वर्षा होती है, तो जो मानसूनी पवनें आती हैं, तो मानसूनी पवनें क्या करती हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो पश्चिमी तट है यहाँ पर वर्षा करती हैं। उसके बाद कुछ पवनें हैं जो ये तमिलनाडु तट से यहाँ से पैरेलल हो जाती हैं, तो पैरेलल हो गई और यहाँ पर अराकान योमा और ये जो हमारा म्यांमार थाईलैंड पड़ता है यहाँ से टकरा कर फिर से इस तरफ की ओर जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे करके फ्लो करती है। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है इस एरिया में, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, और यहाँ से जो हवा जाती है और यहाँ पर जो मेघालय में कीपनिमा घाटी है जहाँ पर ये पवने जो हैं उनकी नमी को मतलब एक केंद्रित मतलब एक केंद्रित जगह मिल जाती है जहाँ पे वो वर्षा संग्रहित होकर होती है। तो वो वर्षा का जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है मेघालय में, जिसको कहते हैं मासिनराम। ठीक, ये खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर भारत ही नहीं विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो गंगा, अब यहाँ पर एक दिया है कि गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये पवन आई नमी लेकर और इधर से जब मैदान की तरफ जाती है तो वो धीरे धीरे करके अपनी नमी को गिराती जाती है वर्षा के रूप में, यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसके वर्षा में जो हवा है, पवने हैं, उनमें नमी बहुत कम रहती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा और इधर से कम होती जाती है, और राजस्थान गुजरात में बहुत कम होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ पवने जो ऐसे टकरा जाती हैं और कुछ यहाँ से सीधे चली जाती हैं, तो उनको कोई अवरोध मिलता नहीं है। और इन पवनों में जो हमारी आरावली की पहाड़ी है वो भी उसमें पैरेलल या समांतर का काम करती है, उस पर अवरोध पैदा नहीं करती। तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में बारिश नहीं होती। ठीक है, तो मानसून में अभी क्या होता है कि वर्षा में कभी कभी विराम भी लग जाता है। ठीक है, बीच बीच में मतलब कुछ दिनों तक वर्षा होती रही, मान लो 1 हफ्ते वर्षा हुई, उसके बाद फिर कुछ दिन तक रुक गई, फिर वर्षा हुई, फिर कुछ दिन तक रुक गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कभी कभी मतलब ज़्यादा बारिश हो गई तो आर्द्र अवस्था हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी, फिर कभी बीच में रुक गया तो फिर ड्राइनेस हो जाती है। तो इस तरह के कुछ अंतराल होते रहते हैं मानसून वर्षा में। ठीक है, तो ये अंतराल क्यों होते हैं, ये इन मानसूनी गर्तों के कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमने बताया कि गर्त जो निम्न वायुदाब वाला होता है, ये कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, कभी हिमालय के पास शिफ्ट हो गया तो कभी इधर मैदानी या पठारी साइड में आ गया। तो जब हिमालय की साइड में शिफ्ट हो गया तो तराई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, और जब इधर पठारी साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो पठारी क्षेत्र में बारिश आ जाएगी। तो जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ सूखा जैसा क्षेत्र हो जाएगा, और जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ सूखी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह से वर्षा का वितरण इधर उधर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो स्थानीय वितरण जो है इस तरह से सुनिश्चित होता है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इसमें इस तरह से परिस्थितियाँ होती हैं कि एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और एक जगह सूखा पड़ जाता है। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट आया था कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे कि जहाँ बाढ़ वाली स्थिति है वहाँ से पानी को कम पानी वाले क्षेत्रों में भेजा जा सके। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय जो निम्न दाब है जो हमारा बनता है गर्मी के दिनों में, मई लास्ट में स्टार्ट होता है, तो निम्न दाब जितना तीव्र होगा और इसकी फ्रिक्वेंसी जितनी होगी, मतलब जितना जल्दी जल्दी वो बनेगा और उतनी तीव्रता अगर बनेगी तो उतनी ही मानसूनी की वर्षा जो है, वर्षा की जो मात्रा है और कितना ड्यूरेशन के लिए बारिश होगी वो उसी से निर्धारित होगा, कितना लो प्रेशर जोन बना है। ठीक है, अब ये निम्न दाब का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। ठीक है, और मुख्य स्थली भाग को पार करके जो हमारा गंगा का मैदान है उधर आ जाता है। तो निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार, ठीक है, जैसा गर्त होगा उसके जो एक्सिस है उसी के अनुसार ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मानसूनों को अनिश्चितता के लिए जाना जाता है कि मानसून में अनिश्चितता इन्हीं सब फैक्टरों के कारण आती है कि उसमें तीव्रता कैसी है, उसकी आवृत्ति कितना जल्दी बन रहा है, कितना जल्दी बिगड़ रहा है, समय कितनी देर तक के लिए वो स्टेबल है, कितनी देर के लिए नहीं है। तो उसमें उसकी वजह से मानसून में अनिश्चितता आती रहती है। ठीक है, और ये मानसून कई बार किसानों की कृषि जो गतिविधियां उनको अवस्थित कर देता है। अब दूसरा क्या है, एक टर्म आता है मानसून की वापसी, जिसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। ठीक, तो अक्टूबर नवंबर के मौसम में जब सूर्य जो है उसकी आभासी गति के कारण क्या होता है, जब आभासी गति हुई तो वो सूर्य जो है ऐसा फील होता है अर्थ में कि वो साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रहा है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आएगा तो आभासी गति में होती है। ठीक, तो ठंडी का मौसम जस्ट शुरू हो रहा है। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि मानसून गर्त जो है जो हमारे उत्तरी मैदानों में बना हुआ है, गंगा के मैदानों में, तो वो और निम्न दाब क्षेत्र दोनों एक ही हैं, वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो जब वो कमजोर होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि हाई प्रेशर प्रणाली वहाँ पर स्थान लेने लगती है। तो जब कमजोर होगा तो क्या होगा, वहाँ पर ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब ठंड बढ़ना शुरू होगी तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब जमीन गर्म हो जाएगी तो
वायु वहाँ की गर्म हो जाएगी, वायु गर्म होगी तो ऊपर उठेगी और वहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा। और जब ज़मीन ठंडी होगी, मतलब ठंडी का सीजन होगा, तो ज़मीन ठंडी हो गई तो एयर वहाँ की कंडेंस हो गई और ठंडी होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है शिथिल पड़ जाते हैं। तो जब ढीला पड़ गया तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके पीछे हटने स्टार्ट हो जाते हैं। जब पीछे हटना स्टार्ट हो गया तो अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें जो है वापस लौटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अक्टूबर से जो नवंबर का महीना होता है वो क्या होता है कि गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में भी थोड़ी गर्मी होती है और वहाँ से जब शीत ऋतु में चेंज होता है तो क्या होता है, तो अक्टूबर और नवंबर के जो महीने में क्या होता है कि आसमान तो साफ होना शुरू होता है। ठीक, और तापमान में धीरे धीरे करके वृद्धि होती है। तो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन रातें तब भी ठंडी और सुहानी होती हैं। ठीक है, रातें तब भी कोल्ड होती हैं। और लैंड क्या होता है, गीला होता है, क्योंकि अभी अभी बारिश बंद हुई है। तो लैंड जब गीला होगा तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर नमी होगी और जब तापमान बढ़ेगा तो वो लैंड से जो नमी है मॉइस्चर रूप में ऊपर आएगी और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो एयर होगी उस नमी को सोख लेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी अपने अंदर स्टोर कर लेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें उमस सी फील होती है, हमें बिल्कुल असहज सा महसूस होता है, हमारा पसीना नहीं सूखता है और गर्मी हमें लगती है बहुत। ठीक है, क्या होता है कि जब गर्मी लगती है तो शरीर पसीना छोड़ता है, उस पसीने को हवा जब सूखती है तब हमें ठंडक फील होती है और हमें ठीक ठाक लगता है, हमें लगता है कि हमारी गर्मी कम हो गई। लेकिन क्या होता है कि जब बाहर ही इतनी ह्यूमिडिटी है तो हमारे स्वेट को सोखने के लिए इतना एयर ही नहीं है, क्योंकि एयर के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो और आर्द्रता ले पाए। तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। ठीक, तो बॉडी जो है अपना टेम्परेचर कम करने के लिए जो स्वेट निकाल रहा है उसको सोखने के लिए एयर ही नहीं है बाहर कि उसको सोख पाए। इतनी ह्यूमिडिटी उसमें संतृप्त हो गई है कि वो बाहर से और ह्यूमिडिटी नहीं ले पा रही। तो इसकी वजह से अक्टूबर हीट की जो स्थिति है वो वहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसको वो बोलते हैं कुमार की उमस। उमस वही होता है कि हमें असहाय सा फील होता है। ठीक है, और हमारा पसीना जो है स्वेट जो है वो सोखता नहीं है एयर से। ठीक, अब ये मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मासिनराम ने भी ऊपर डिस्कस किया ये जो जारो खासी जयंतियाँ हैं, तो खासी वाली जो पहाड़ी है वहाँ पर मेघालय में ये मासिनराम पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि स्टिलैग्माइट और स्टिलैक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो दो टर्म आते हैं उसमें वो आते हैं कि जो चूने के जो पत्थर होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि एक मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पर चूना अंदर है। ठीक है, तो जब ये पानी यहाँ से जाएगा, चूने की चट्टाने हैं अंदर, पानी है मान लो कहीं से रिस के अंदर गया तो क्या होगा, पानी के साथ चूना रिएक्शन करके निकल जाता है। तो यहाँ पर चट्टाने इस तरह से बन जाती है नुकीली सी ऐसे करके, नीचे भी ऐसे नुकीली होती है। तो जो ऊपर वाला होता है स्थिति उसको बोलते हैं स्टिलैग्माइट। ठीक है, इस वाली जो स्थलाकृति को उसको बोलते हैं स्टिलैग्माइट, नीचे वाले को बोलते हैं स्टिलैक्टाइट। ठीक, तो ये वैसे ही जो चूने के पत्थर से पिघल के जो आकृति बनती है। ठीक है, चूने के मिक्सचर, मतलब वो पत्थर ऐसा होता है, मिट्टियाँ ऐसी होती है जिसमें चूना होता है। ठीक है, तो जब वहाँ पानी जाएगा तो पानी क्या है, चूने को वॉश आउट कर देता है अपने हिसाब से, तो वहाँ पर केवल पत्थर रह जाता है। ठीक, तो नवंबर के प्रारंभ में, अब इसमें आगे देखते हैं, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर। ठीक है, अब नवंबर का जो प्रारंभ है, नवंबर के प्रारंभ में मतलब वो ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, ऊपर वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पे स्थानांतरित हो जाती है। तो पहले जहाँ पर निम्न दाब की अवस्था थी जिसकी वजह से मानसून ऊपर जा रहा था, तो वो वहाँ से हटकर बंगाल की खाड़ी पे चली जाती है। तो जब बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी तो वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनेगा, तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा तो वहाँ पर चक्रवाती अवस्थाएं होंगी। और यही जो चक्रवात है ये अंडमान जो सी है, अंडमान आइलैंड्स के पास। ठीक है, तो वहाँ से वो चक्रवात उत्पन्न होते हैं और भारत का जो पूर्वी तट है जहाँ पर उड़ीसा, आंध्रा, ठीक है, तमिलनाडु पड़ता है, तो वहाँ पर प्राय ये चक्रवात लाने का काम करते हैं। ठीक है, ये वही चक्रवात है जो निम्न दाब वाले क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दाब जो शिफ्ट हुआ है उसी से जो जनरेट होते हैं, वही चक्रवात हैं जो यहाँ पर तटों में प्रभावित करते हैं। तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनकी जो सघन आबादी है उनको वो अक्सर ऐसे जो चक्रवात हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बड़े जो जान माल की हानि होती है। ठीक, तो इस तरह से अभी कोरोमंडल तट जो हमारा तमिलनाडु वाला तट है वहाँ पर अधिकतर इन चक्रवातों से जान माल की हानि होती है। ठीक है, अब वर्षा का वितरण जो है वो मैप में हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्षा का वितरण होता है। तो रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून का अंत ठीक कैसे हो रहा है ये देखते हैं। 1 सितंबर से यहाँ शुरू हो जाता है वापसी। ठीक, 1 सितंबर से यहाँ से शुरू हुआ और फिर वैसे ही जाएगा जैसे आया था, 15 सितंबर तक यहाँ आ गया। ठीक, इधर से जो पश्चिमी विक्षोभ वाली जो पवनें हैं आना स्टार्ट हो जाती हैं और ये इस तरफ से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे इधर शिफ्ट होना शुरू हुआ, 1 अक्टूबर तो यहाँ तक पहुँचा।
फिर उसके बाद और आगे बढ़ा 15 अक्टूबर के यहाँ पर, 1 नवंबर को यहाँ पर, 15 नवंबर को यहाँ तक, और वो 1 दिसंबर तक पूरा मतलब पूरा बाहर से जा चुका होता है। इंडिया के जो इतना मुख्य लैंड है वहाँ से मानसून वापस जा चुका होता है, और यहाँ से जो हमारा लो प्रेशर जोन बनता था और यहाँ से शिफ्ट होकर इस एरिया में यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ से चक्रवात जनरेट होता है और फिर इस क्षेत्रों को इन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ठीक, अब देखो कैसे बारिश में बारिश होती है, उसको हम देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बारिश कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये सब सेंटीमीटर में वर्षा है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60, 20 से 40, और ये ठीक है चार्ट बनाया हुआ है। तो क्या होता है कि जो जैसे मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ से पवनें आई और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट को टच की, ठीक, और कुछ पवनें यहाँ से सीधे निकल गई। तो जब यहाँ पर टच करती हैं तो ये लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और पश्चिमी तट जो है यहाँ पर जो डार्क नीला वाला क्षेत्र है यहाँ पर 400 से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि डायरेक्टली ये पवन यहाँ पर पश्चिमी घाट से रुकती है, अवरोध होती है और वहीं पर बारिश होती है। ठीक, और ये जो पवनें हैं ये अंडमान निकोबारों में भी अच्छे से वर्षा करती है, फिर यही पवन जाकर इस यहाँ पर एक जो अराकान योमा की श्रेणी पड़ती है, पर्वत श्रेणी, वहाँ से टकरा कर ऐसे घूमती है। तो यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं, ये मासिनराम यहाँ पर यहाँ को वर्षा होती है, कुछ यहाँ से बच के ऊपर जाती है, अरुणाचल क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ी बारिश होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए हैं, उसी तरह से कलर कोड किया गया है। तो अब यहाँ से कुछ जो मानसून पवनें हैं वो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गई, तो इस यहाँ पर हल्का क्षेत्र है, तो यहाँ पर 200 से 400 की बारिश हुई, यहाँ से थोड़ा बची, और थोड़ा सा निकल के पास दलों से होके जो आती हैं, जैसे भोल घाट है, ताल घाट है, यहाँ से जो हवाएं जो है पास हो जाती हैं, तो जो हवाएं पास हुई वो जाके इस क्षेत्र में बारिश करती हैं, ये जो लाइट व नीला भाग है। ठीक, और ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, कम वर्षा होती है। ठीक, क्योंकि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, और जो लौट की जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वहाँ पर ये यहाँ पर तमिलनाडु क्षेत्र पे इधर थोड़ी क्षेत्र में बारिश हो जाती है। ठीक, इसकी वजह से ऐसा है, क्योंकि इधर से क्या होता है कि मानसून जब आता है तो यहाँ से पैरेलल हो जाता है, तो इस क्षेत्र में बारिश होती नहीं मानसून सीजन में, तो लौट के आता है तब यहाँ से नमी लेता है और इधर पे बारिश करता है। ठीक, तो इस तरह से चार्ट है। अभी मैप में ये देखो, यहाँ पे यहाँ से जो मानसूनी पवनें ऐसे जाती हैं, यहाँ से घूम के फिर वापस आती हैं, तो जब वापस आएंगी तो क्या होगा, यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे पैटर्न पानी का वर्षा का कम होता जा रहा है, तो ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जब हम जाएंगे देख रहे हैं कि वर्षा कम होती चली जा रही है, यहाँ ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से पैटर्न बनता है। और यहाँ पे पैचेस हैं क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ से जो हवा ऐसे पास होती है यहाँ से निकल के वो इन पहाड़ियों में टकरा कर यहाँ वर्षा करती है, यहाँ करती है, यहाँ करती है। ठीक, तो इस तरह से जहाँ जहाँ उनको अवरोध मिल जाते हैं वहाँ पर बारिश होती है, तो जहाँ अवरोध नहीं मिलते पवनें सीधे चली जाती हैं वहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। ठीक, तो इस तरह से मैप हमें दिखाया गया है। अब एक काम आप लोग कर सकते हैं कि ये मैप जो है अपना एक कॉपी बना लीजिए, उसमें ये मैप आप हैंड प्रैक्टिस करने के लिए एक मैप की कॉपी बना लीजिए, इसमें सारे मैप डाल दीजिए, जिसमें एक ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं मेंस में कि भारत का जो वर्षा वितरण है उसको मैप के थ्रू दिखाएं या समझाएं कैसे वर्षा होती है, या फिर मानसून को समझाने के लिए आ रहा है तो वहाँ पर ये मैप आप सीधे सीधे चिपका सकते हैं। ठीक है, चिपका सकते हैं, मतलब 2 मिनट में 3 मिनट में आप बना सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट में मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर पूरा प्रैक्टिस है आपको तो विदिन 1 मिनट वो बनना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस ठीक से रहेगी तो 30 सेकंड में भी बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मैप के लिए एक बुकलेट तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया है कि वर्षा कैसे हो रही है, कहीं पर कोहरा आ रहा है, न्यूज़ पेपर कटिंग है। ठीक है, बारिश हो गई, बारिश की वजह से वहाँ पर डेंगू फैल गया। ठीक, और कहीं पर हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, ब्रीजिंग कश्मीर ठंडी के मौसम में। ठीक है, वेस्टर्न विंड जो है आती है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से बारिश हो रही है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक, अब ये हमने उसमें डिस्कस कर ही लिया मैप में कि कैसे होता है। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पर सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि वो वेस्ट छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो लेह वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होता है। ठीक, और वहाँ पर जो बारिश होती है वो हिमपात मतलब बर्फबारी के रूप में ही होती है। ठीक, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो वर्षा जो वार्षिक वर्षा होती है उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, और कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ष में बारिश ज़्यादा हो गई, एक वर्ष में बारिश कम हो गई, मतलब वार्षिक वर्षा में भी अंतर पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से क्या करते हैं, कई बार किस क्षेत्र में बाढ़ आ रही होती है और किस क्षेत्र में सूखे के आसार बने होते हैं, तो इसीलिए ये योजना लाई गई थी कि रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें क्या होगा कि जो बाढ़ जन्य क्षेत्र है यहाँ पर प्राय नदियों में बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ की नदियों से उन इलाकों को जोड़ा जाए, उन नदियों को जोड़ा जाए जहाँ पर पानी की मात्रा कम रहती है। ठीक है, ताकि पानी को संचय किया जा सके। मानसून एक एकता का परिचायक है। ठीक है, तो एकता का परिचायक मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है मानसून में। ठीक है,
अब यहाँ मानसून में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा हिमालय का। ठीक, क्या होता है कि हिमालय भारत की जो ठंडी पवनें हैं उपमहाद्वीप जो वहाँ से आती हैं मध्य एशियाई क्षेत्र से, या एशिया जो साइबेरियन पवनें होती हैं उनको रोकने का काम करता है। ठीक, दूसरा उच्च अक्षांश होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर उत्तरी भारत में क्या होता है, तापमान बैलेंस होता है। ठीक है, हिमालय से जो हवाएं चलती हैं या फिर बारिश जो होती है तो उसमें हिमालय जो है अवरोध का कारण करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून में पवनें रुकती ही नहीं और बारिश नहीं हो पाती। ठीक, वर्षा रुकने का। और जो प्रायद्वीपीय हमारे पठार है तीनों रूप से, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ना तो उसमें गर्मी होती है ठीक से और ना ही बहुत अधिक सर्दी होती है। मतलब समकारी प्रभाव, मतलब लगभग एक सा टेम्परेचर वहाँ पूरे साल होता है। ठीक, इस तरह से क्या होता है कि मानसून जो है पूरा मतलब एक क्षेत्र को, पूरे इंडिया को एक बांध के रखने का काम करता है। ठीक है, और पवन की जो दिशाएं हैं वो है ऋतु के अनुसार परिवर्तन उसमें होता रहता है। तो इस तरह से हमारा एक देश ऐसा अनोखा है जहाँ पर विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो कृषि चक्र है, मानव जीवन है, त्यौहार है, वो भी उसी तरह से विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जो हमारी फसलें होती हैं उसके हिसाब से हमारा त्यौहार चलते रहता है। तो इसलिए भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन का प्रतीक्षा करते रहते हैं और उसको फेस्टिवल को मनाते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे कृषि की प्रक्रिया है और जो मानसूनी पवनें हैं जो पूरे देश को जल प्रदान करने का काम करती हैं, वो पूरे देश को एक साथ जोड़ने का भी काम करती हैं। ठीक, तो इस तरह से ये मानसून हम लोगों ने समझा। भारत का बस एमसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, तो मानसिंगराम जो खासी पहाड़ियों पे होता है मेघालय में, वहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली पवन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में कौन सी पवन बहती है, इसको कहते हैं लू। काल वैशाखी कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक, व्यापारिक पवनें तो कोई है नहीं। ठीक है, भारत में मानसून का आगमन कब हो रहा है, मानसून का आगमन हमारे जून के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु है, शीत ऋतु की जो विशेषता है, तो शीत ऋतु में क्या होता है, दिन हमारे गर्म रहते हैं और रातें ठंडी होती हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर इतना डिटेल में किया हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अपने आप से आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। ऑलरेडी मैंने उसको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस चैप्टर को दोबारा देखें। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा सुनें। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।